ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। सहायक सदमे में ताइसुक की ओर मुड़ा और जानना चाहा कि क्या वे जो देख रहे हैं वह वाकई एक असफल अपडेट था। चिंतित दिख रहे ताइसुक ने बताया कि अपडेट की गिनती शुरू होने के बाद से उपयोगकर्ता सोया नहीं था। सहायक यह सुनकर दंग रह गया कि उसे पूरा एक हफ्ता बिना आराम के गुजर गया था। एक फ्लैशबैक में ह्योनसू की हरकतें सामने आईं। वह सीधे महल के इलाके में लोहार के पास गया और रमज की घंटी की मरम्मत शुरू करने के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने बताया कि बुनियादी सामग्री प्राप्त करने के लिए पूरी हो चुकी घंटी को फिर से पिघलाना होगा और वे वास्तव में दैवीय शक्ति को गढ़ने पर काम कर रहे थे। ब्लूप्रिंट बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने मिस्टर बेल को युद्ध सामग्री की आपूर्ति और श्रमिकों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने दिव्य कस्टम फोर्जिंग की शुरुआत का संकेत दिया। मृतकों और दुष्टों को भगाने की अपनी क्षमता को अधिकतम करने के कौशल के साथ ह्योनसू ने एक ऐसा कार्य जोड़ने की योजना बनाई जो नुकसान पहुंचा सके। उसने श्रमिकों को उनके कार्य सौंपे और इस बात पर जोर दिया कि महल के क्षेत्र की रक्षा करने की इच्छा सभी के संयुक्त प्रयास के साथ घंटी में और भी अधिक दिव्य शक्ति का संचार करेगी। श्रमिकों ने इस कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, एक दूसरे को पिघले हुए लोहे को ठीक से पिघलाने और यह सुनिश्चित करने की याद दिलाते रहे कि उसमें कोई अशुद्धियां न मिले। क्षेत्र की रक्षा के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। केवल 4 दिनों में श्रमिकों की मदद से ह्योनसू ने घंटी पूरी कर ली। जब बेल जागी तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पूरी हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ह्योनसू ने इसे पूरा करने के लिए 4 दिनों तक बिना रुके काम किया था। एक सिस्टम संदेश प्रकट हुआ जिसने उसे शिक्षार्थी की उपाधि प्रदान की। यह जानते हुए कि उसने एक कुशल लोहार की फोर्जिंग प्रक्रिया देखी है, बेल फिर से चौंक गया जब एक और संदेश ने घोषणा की कि उसकी उन्नत लोहार महारत 22% बढ़ गई है। उसे जागते हुए देखकर ह्योनसू ने टिप्पणी की कि वह शोर के बीच कैसे सो पाई। उसने तुरंत विरोध किया और दावा किया कि वह ज्यादा सोई नहीं थी, जिससे ह्योनसू उलझन में पड़ गया। उसने उसे आश्वस्त किया कि बस फिनिशिंग बाकी है और वह बस इंतजार कर सकती है। लेकिन उत्सुक बेल ने उससे सीधे पूछ लिया कि क्या वह लोहार ह्यून है। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और पुष्टि की। बेल बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन ह्योनसू ने मजाक में कहा कि सिर्फ वाह कहना काफी नहीं था। शर्माते हुए बेल ने परिणाम को सुंदर बताया। फिर सिस्टम विंडो ने ह्यून की दूसरी कस्टम फोर्जिंग का विवरण दिखाया, जो एक अनोखी कलाकृति थी जिसमें असीम स्थायित्व, मरे हुए लोगों को शुद्ध करने की विशेष क्षमताएं और विरोधियों के विरुद्ध आशीर्वाद था। इसे उस चीज से फिर से बनाया गया था जिसे कभी बचाया नहीं जा सकता था। बेल चकित होकर समझ गई कि इसीलिए घंटी ज्यादा मजबूत हो गई थी। ह्योनसू खुद भी हैरान था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसने पहले कभी किसी को ऐसा कारनामा करते नहीं देखा था। उत्साह से अभिभूत होकर बेल ने उसका हाथ थामा और उसे तब से अपने साथ रहने के लिए कहा। ह्योनसू चौंक गया, सोच रहा था कि क्या यह कोई स्वीकारोक्ति है। शर्मिंदा होकर उसने अपनी विनती दोहराई और जोर देकर कहा कि वह रुक जाए। दृश्य उस क्षण पर आ गया जब घंटी बजी। उसकी आवाज सुनते ही मरे हुए लोग तुरंत राख में बदल गए। जिन सैनिकों ने यह सब देखा वे स्तब्ध रह गए। सिस्टम विंडो ने घोषणा की कि एक नई घंटी गढ़ी गई है, मरे हुए लोग पराजित हो गए हैं और अपडेट रुक गया है, जिससे एक नई कहानी शुरू हो सकती है। मरे हुए लोगों को गायब होते देखकर ह्योनसू को राहत मिली कि ज्यादा हताहत नहीं हुए हैं। अचानक उसके सिर में दर्द उठा और सिस्टम ने चेतावनी दी कि उसकी थकान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिससे वह बेहोशी की असामान्य अवस्था में पहुंच गया। वह तुरंत गिर पड़ा। बेल उसकी ओर दौड़ी और उसे सहारा देने की कोशिश की, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। सिस्टम ने पुष्टि की कि रमज की घंटी की मरम्मत का काम पूरा हो गया है और इनाम बदल दिया जाएगा। जैसे जैसे बेल ने उसकी देखभाल की, कहानी फैलती गई। लोहार ह्योनसू पूरे खेल में प्रसिद्ध हो गया। घंटी पर काम करो। उसने ह्योनसू को 3,30,000 स्वर्ण पदक भेंट किए। एक सिस्टम विंडो ने अधिग्रहण की पुष्टि की और ह्योनसू रोमांचित हो गया, यह महसूस करते हुए कि इस धन से वह आखिरकार उन लोगों से संपर्क कर सकता है जिनके बारे में वह सोच रहा था। तभी रेंडर एक बक्सा लेकर प्रकट हुआ और समझाया कि यह वही पुरस्कार है जिसका एक उद्धारकर्ता हकदार होता है, जिसे स्वयं भगवान ने दिया है। जब बक्सा खोला गया तो ह्योनसू क्षण भर के लिए भ्रमित हुआ, लेकिन सिस्टम ने उसे स्पष्ट कर दिया। उसे पौराणिक खनिज और एल्कम प्राप्त हो गया था। उनका धन्यवाद करते हुए उसकी खुशी छलक पड़ी। कप्तान ने ईमानदारी से जवाब दिया और कहा कि अन्य बाहरी लोगों के विपरीत ह्योनसू ने हार नहीं मानी और उनके क्षेत्र की रक्षा की। कप्तान ने गहराई से झुककर अपना आभार व्यक्त किया। उसकी ईमानदारी को महसूस करते हुए ह्योनसू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि उसने केवल वही किया जो आवश्यक था। उसने मन ही मन सोचा कि एरेस के लोगों की हताशा वास्तविक लोगों से अलग नहीं थी। फिर उसने कुछ समय के लिए उस स्थान पर लौटने की अनुमति मांगी जहां वह कभी रहता था। कप्तान बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। दृढ़ निश्चयी ह्योनसू ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचा, लोहार की दुकान वापस लेना। यह कहकर वह कप्तान और रेंडर के सामने से हट गया। सिस्टम से एक संदेश आया
जिसने उसे लॉग आउट कर दिया, उसे जाते हुए देखकर कप्तान ने टिप्पणी की कि बाहरी लोग वाकई रहस्यमय होते हैं। अगले दिन दृश्य ग्योंगजू में बदल गया। ह्योनसू ह्युक्सू के साथ था और उसे 33 करोड़ वॉन भेज रहा था। ह्युक्सू बहुत खुश हुआ और उसने असंभव लगने वाले काम को पूरा करने के लिए उसकी प्रशंसा की और उसे सचमुच अद्भुत बताया। कहानी फ्लैशबैक में चली गई, जिसमें 1 साल पहले की घटनाएं दिखाई गईं। एक शांत कैफे में ह्युक्सू ह्योनसू से मिला। उसने मेज पर एक कागज रखा और कुल 33 करोड़ वॉन बताए। इस घटना को एक भीषण आग बताया गया और पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली गई। ह्योनसू ने पुष्टि की कि यह सही था। ह्युक्सू ने समझाया कि इस पैसे से ह्योनसू कम से कम अस्पताल के बिल तो भर पाएगा और उसे खुश रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह पहले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ह्योनसू ने एक अप्रत्याशित सवाल पूछकर उसे रोक दिया। उसने पूछा कि क्या वह लोहार की दुकान वापस खरीद सकता है। इस अचानक अनुरोध ने ह्योनसू को स्तब्ध कर दिया और उसे मजबूरन पूछना पड़ा कि क्या उसने सचमुच यह सुना है। ह्योनसू ने आगे स्पष्टीकरण दिया। अगर वह पैसे जुटा लेता तो वह जानना चाहता था कि क्या ह्योनसू लोहार की दुकान उसे वापस बेच देगा। ह्योनसू ने उसे याद दिलाया कि दुकान लगभग नष्ट हो चुकी है और उसे बहाल करने में नई इमारत खरीदने से कहीं ज्यादा खर्च आएगा। लेकिन ह्योनसू ने अपना सिर हिला दिया। यह वही लोहार की दुकान होगी। बात सुविधा की नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ की यादों की थी। यह सुनकर ह्योनसू चुप हो गया, विचारों में खो गया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि उस आकार की संपत्ति को बेचने में वास्तव में कितना समय लगेगा। सबसे तेज गति से भी यह जल्दी नहीं होगा। अंततः उसने अपना फैसला सुनाया। ह्योनसू के पास ठीक 1 साल का समय होगा, लेकिन एक बार वह समय पूरा हो जाने पर संपत्ति बेच दी जाएगी। यह कहकर ह्योनसू चला गया। ह्योनसू कृतज्ञता से भर गया और उसने आदरपूर्वक उसका धन्यवाद किया। जाते हुए ह्युक्सू ने आशा व्यक्त की कि ह्योनसू उससे संपर्क करने वाला पहला व्यक्ति होगा। दृश्य वर्तमान में लौट आया, जहां ह्युक्सू ने बीते वर्ष पर विचार किया। वह आश्चर्यचकित था कि ह्योनसू कितना सक्षम हो गया था। उसने स्वीकार किया कि अनुरोध अनुचित था, कि 1 वर्ष एक कठिन बंधन था, खासकर सीईओ के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए। वह आसानी से संपत्ति बहुत पहले बेच सकता था, फिर भी उसने अपना वादा निभाया। ह्योनसू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा कि उसके प्रति इतनी दयालुता क्यों दिखाई गई। ह्युक्सू ने बताया कि ह्योनसू वह पहला व्यक्ति था जो अपनी बेची हुई चीज वापस खरीदना चाहता था। उसकी इसी ईमानदारी ने उसे उसका उत्साहवर्धन करने के लिए प्रेरित किया। ह्योनसू अचंभित रह गया और उसने उसे तहे दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन ह्युक्सू ने उसे बिल्कुल भी धन्यवाद न देने के लिए कहा। इसके बजाय वह व्यक्ति था जो ह्योनसू के प्रति अपना वादा निभाने के लिए कृतज्ञ था। ह्योनसू ने मन ही मन सोचा कि ह्युक्सू की वजह से उसे लोहार की दुकान कभी नहीं छोड़नी पड़ी। वह सोच रहा था कि क्या उस कर्ज को चुकाने का कोई रास्ता है। फिर उसने फिर से बात की और पूछा कि क्या ह्युक्सू को एरेस नाम के खेल के बारे में पता है। ह्युक्सू हंसा और बताया कि आजकल लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। ह्योनसू ने शर्मिंदा होकर स्वीकार किया कि वह असल में एरेस में एक लोहार के रूप में सक्रिय था। इस खुलासे से ह्युक्सू प्रभावित हुआ और उसने कहा कि यह उसके लिए एकदम सही पेशा है। उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए ह्योनसू ने उसे उपहार के रूप में एक कलाकृति बनाने की पेशकश की। उत्सुकतावश ह्युक्सू ने पूछा कि क्या वह प्रभाव, प्रकार या स्तर की परवाह किए बिना एक कस्टम कलाकृति बना सकता है। ह्योनसू ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वह जो भी मांगेगा वह बना देगा, और कहानी एरेस की दुनिया में चली गई। एक चहल पहल वाले पब में ह्योनसू अंदर गया और उसे बेले ने देख लिया, जो उसका इंतजार कर रही थी। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और बताया कि मरे हुओं को हराने के बाद से वह उसे पहली बार देख रही थी। ह्योनसू सहमत हो गया। बेले ने कहा कि उस तक पहुंचना मुश्किल है। ह्योनसू थोड़ा उलझन में था। उसने माफी मांगी, लेकिन बेले ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। फिर उसने अपना परिचय ठीक से दिया। वह गोल्डन शील्ड गिल्ड की रणनीतिक टीम लीडर, जिसने गिल्ड को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया था। पहले ही दिन से उसने ह्योनसू की क्षमता को पहचान लिया था और उसे विश्वास था कि वह एक शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति बनेगा। उसने उससे मिलने का अपना असली कारण बताया। अगर वह कभी कोई गिल्ड बनाएगा तो वह उसकी पहली सदस्य बनना चाहेगी। जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, ह्योनसू ने उसे चिढ़ाते हुए याद दिलाया कि जब वे पहली बार मिले थे तो उसने उसे धोखेबाज कहा था। शर्मिंदा होकर बेले ने माफी मांगी और जोर देकर कहा कि उस स्थिति में कोई भी गलतफहमी में पड़ सकता था। अब जो मायने रखता था वह अतीत नहीं था। ह्योनसू ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ मिलाया और कहा कि वह उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, पब का माहौल बदल गया। ग्राहक और कर्मचारी बेचैन हो गए। एक नए व्यक्ति के आने से डर फैल गया। बेले हैरानी से देखती रही और पूछा कि क्या ह्योनसू 10 महापुरुषों में से एक तलवार राजा बैरेट से मिलने वाला है। ह्योनसू ने खाते हुए शांति से पुष्टि की और बताया कि वह गोयार्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेगा।
उसने सुना था कि तलवार राजा खुद विजेता को पुरस्कार राशि प्रदान करते हैं। बेले चिंतित थी, उसने स्वीकार किया कि यह सच है, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि टूर्नामेंट में अनगिनत प्रतिभाशाली नए खिलाड़ी आए हैं और यह कोई आसान बात नहीं है। ह्योन्सू ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि उसे बस जीतना है। उसके आत्मविश्वास ने बेले को नाराज कर दिया, जिसने पूछा कि वह इतनी आसानी से चीजों को कैसे ले सकता है और ऐसे समय में खाना भी खा सकता है। फिर भी ह्योन्सू ने उसे शांत निश्चय के साथ आश्वस्त किया और वादा किया कि वह उन कौशलों का उपयोग करके जीत हासिल करेगा जिन्हें वह सबसे अच्छी तरह जानता है। उसके संयम ने बेले को चौंका दिया। जब उसने पूछा कि क्या वह खाना खाएगी, तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। कहानी एक बार फिर गोयार्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दिन पर पहुंच गई। अखाड़े के ऊपर एक आदमी एक विशाल ड्रैगन पर सवार होकर आसमान में उड़ रहा था और नीचे खड़ी भीड़ को देख रहा था। यह आदमी बिकेल था, टूर्नामेंट का अध्यक्ष। गार्ड और प्रतिभागी ऊपर की ओर देखते हुए बाहर से आए लोगों का स्वागत कर रहे थे। उसने घोषणा की कि उसके जाते ही टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा और चुनौती देने वालों का सामना जल्द ही आने वाले राक्षसों से होगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि महामहिम उन्हें देख रहे हैं और शुभकामनाएं देने से पहले उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने का आग्रह किया। उम्मीदवारों में उत्साह भर गया, लेकिन सिस्टम विंडो दिखाई देने पर उनकी ऊर्जा कम हो गई। टूर्नामेंट शुरू हो गया था। अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और सिस्टम ने उनका कार्य प्रकट किया, गोलेम्स के विरुद्ध जीवित रहना। परीक्षण की समय सीमा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। एक उत्सुक उम्मीदवार उत्साह में चिल्लाया, पत्थर के सिर वाले जीवों का सामना करने के लिए तैयार। दूसरे ने घोषणा की कि उन्हें गोलेम्स के बारे में पहले से ही पता था। समूह हथियार निकाले आगे बढ़ा। फिर सिस्टम ने पहले परीक्षण की घोषणा की। जो लोग पत्थर के गोलेम का शिकार करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। राक्षसों के स्तर 109 के पत्थर के गोलेम होने का खुलासा हुआ। उनकी दहाड़ से जमीन हिल गई और चुनौती देने वालों में भय फैल गया। एक प्रतिभागी कांप उठा और पूछने लगा कि क्या गोलेम्स वाकई इतने ऊंचे स्तर के हैं। दूसरे ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की और जोर देकर कहा कि पहला परीक्षण आसान होना चाहिए था, लेकिन उनकी बहादुरी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक गोलेम ने एक उम्मीदवार पर जबरदस्त ताकत से हमला किया। दूसरे ने भी उसका पीछा किया और बाकी खिलाड़ियों को निशाना बनाया। सिस्टम ने क्रूर परिणाम दिखाया। स्वास्थ्य 0% पर पहुंच गया था और जबरन लॉगआउट शुरू हो गया था। मैदान में दहशत फैल गई। खिलाड़ी डर के मारे तितर बितर हो गए। इस अफरा तफरी के बीच ह्योन्सू शांति से खड़ा था। उसकी नजरें उसके सामने खड़े गोलेम पर टिकी थीं। दूसरी तरफ महल के अंदर बिकेल हॉल में भागा। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने मन ही मन बुदबुदाया कि टूर्नामेंट असफल हो गया है। उच्च स्तरीय परीक्षणों के लिए बनाया गया एक पत्थर का गोला गलती से छोड़ दिया गया था। अगर यह जारी रहा तो टूर्नामेंट में मौजूद हर बाहरी व्यक्ति का सफाया हो जाएगा। सिंहासन कक्ष में पहुंचकर उसने प्रवेश की मांग की और चिल्लाया कि उसे तुरंत महामहिम से मिलना है। पहरेदारों ने हिचकिचाते हुए कहा कि राजा ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन बिकेल उन्हें धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने महामहिम से टूर्नामेंट तुरंत रोकने की विनती की। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी विनती ठुकरा दी। बिकेल लड़खड़ाया, हताश होकर माफी मांगी, लेकिन राजा ने उसे चुप करा दिया और उसे ध्यान से देखने का आदेश दिया। उसने उसे अखाड़े के अंदर मार्शल आर्टिस्ट को देखने के लिए कहा। ह्योनसू ने एक तीर छोड़ा, लेकिन पत्थर के गोलेम ने तेजी से उसे चकमा दे दिया। तीर हवा में घूमकर उसके हाथ में वापस आ गया, जिससे उसकी विशेष रचना प्रकट हुई, जिसे रिट्रीवल कहा जाता है। एक ऐसा तीर जो हमेशा उसके पास वापस आने के लिए डिजाइन किया गया था। दर्शक उसके तीरों को वापस आते देख स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने एक और तीर निकाला और फिर से चलाया, खुद को याद दिलाते हुए कि यही वह इनाम था जो उसे कभी कसान क्षेत्र से मिला था। यह ऑरिचेल्कम से बना था, एक ऐसी सामग्री जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व केवल किंवदंतियों में है और इसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही असाधारण साबित हो रहा था। इस बार तीर गोलेम की छाती पर लगा। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से पत्थर का बना था, जिससे तीर हिंसक रूप से उछला। यह अलग अलग दिशाओं में उछला। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अन्य उम्मीदवार बाल बाल बच गए। ह्योन्सू ने इस खतरनाक दुर्घटना के लिए तुरंत माफी मांगी। सिस्टम विंडो प्रकट हुई, जिसमें बताया गया कि पत्थर का गोला 4 सेकंड के लिए स्तब्ध हो गया था। यह देखकर चुनौती देने वालों ने मौके का फायदा उठाया और एक संयुक्त हमला शुरू कर दिया। गोलेम ने उनके हमलों को झेला, फिर अपना विशाल पैर उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। धरती फट गई, जिससे सभी पीछे हट गए। जैसे ही जमीन स्थिर हुई, समूह फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ह्योन्सू ने उन्हें थोड़ी देर और टिके रहने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। गोलम ने एक व्यापक हमले के साथ जवाबी हमला किया, जिससे उनके चारों ओर हवा हिंसक रूप से हिल गई। ह्योन्सू आगे बढ़ा और अपनी तलवार से हमले को रोक दिया, लेकिन उस प्राणी ने तुरंत एक और जोरदार वार किया, जिससे वह मैदान में उड़ गया। ये सब होते देख बिकेल बेचैन हो गया और उसने सम्राट से प्रतियोगिता रोकने की विनती की। फिर भी सम्राट ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसी क्षण सम्राट के सामने रखा क्रिस्टल बॉल अचानक प्रकाश से जगमगा उठा, जिससे सम्राट उस अप्रत्याशित चमक से कांप उठा।
ह्योनसू का ब्लेड गोलेम के पत्थर को चीरता हुआ निकल गया और सिस्टम विंडो ने ईश्वर के आपातकालीन शिल्प के पूरा होने की पुष्टि कर दी। इस क्षण के लिए गढ़े गए दमिश्क अर्धचंद्राकार ब्लेड में पत्थर को चीरने की शक्ति थी। उसने हथियार को प्राणी की छाती में गहराई तक भोंक दिया। गोलेम ने उसे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ह्योनसू उसकी पकड़ से बचते हुए नीचे झुक गया और युद्ध समाप्त हो गया। सिस्टम विंडो ने पत्थर के गोलेम को पराजित घोषित कर दिया। ईश्वरीय शिल्प से उत्पन्न दमिश्क अर्धचंद्राकार ब्लेड जितनी जल्दी प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। उसकी हार के साथ ह्योनसू का स्तर फिर से बढ़ गया, 13 से 14 तक, जिससे वह उत्साह से भर गया। प्रतियोगियों में से एक व्यक्ति उसकी कुशलता को अविश्वास से देख रहा था। उसने सवाल किया कि ह्योनसू ने गोलेम को क्यों गिराया और जोर देकर कहा कि लक्ष्य जीवित रहना है, जीत नहीं। ह्योनसू उलझन में लग रहा था। उसने जवाब दिया कि ऐसा लग रहा था कि यह परीक्षण उन्हें उसे हराने के लिए ही था। वह आदमी निराश हो गया। उसने स्तरों के भारी अंतर की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि बचना हमेशा से ही लक्ष्य रहा था। उसने बताया कि परीक्षण शुरू से ही 3 चरणों पर आधारित था, लेकिन एक संतुलन पैच ने इस चुनौती को बिगाड़ दिया था। गोलेम को मारने के लिए उन्हें कभी नहीं बनाया गया था। ह्योनसू ने यह स्वीकार किया, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अन्य प्रतियोगियों ने उसे सवालों की बौछार से घेर लिया। तभी बिकेल वहां पहुंच गया और उनका ध्यान आकर्षित करने लगा। उसने घोषणा की कि आयोजकों की एक गलती के कारण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता तुरंत समाप्त हो जाएगी और सभी को तितर-बितर होने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम लाइव जारी रहा। दर्शकों ने टिप्पणियों की बाढ़ ला दी। कई लोगों ने बताया कि ह्योनसू बेहोश हो गया था और उसकी वस्तु गिर गई थी। जब उसके तीर का नाम उनके सामने आया तो पहचान फैल गई। यह वही लोहार था जिसने बेल को गढ़ा था। उसकी असली पहचान जानकर प्रशंसक उत्साह से भर गए। भीड़ के बीच पुरीम नाम का एक कर्मचारी उनके सवालों का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह रो पड़ा और बताया कि यह मामला गोयार्ड साम्राज्य का अंदरूनी मामला है और कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। उसने बार बार माफी मांगी, जबकि प्रशंसक और भी माफी मांग रहे थे। उधर मैनेजर ली दौड़कर ताइसुक के पास गया और उसे बताया कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। ताइसुक ने पूछा कि क्या हुआ है। उसे याद दिलाया कि वह पहले से ही व्यस्त है। उसने बताया कि गोयार्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। ताइसुक ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि उन्हें पहले से ही पता था, लेकिन ली ने असली मामला स्पष्ट कर दिया। बारात ने ह्योनसू को बुलाया था। यह सुनकर ताइसुक इतना चौंक गया कि उसकी कॉफी गिर गई। उसने बुदबुदाया कि टूर्नामेंट की सफाई में ही समय लगना चाहिए और फिर भी बारात उससे मिल ही रहा था। मैनेजर ली ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ह्योनसू पहले ही दर्शक कक्ष की ओर जा रहा है। ताइसुक को यह एहसास हुआ कि वे मुसीबत में हैं। वह चिंतित हो गई और उसने एक और रात बिना सोए बिताने का फैसला कर लिया। मैनेजर ली ने स्वीकार किया कि वह बस घर जाना चाहती थी, लेकिन ताइसुक इस उपयोगकर्ता की अप्रत्याशितता के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने बुदबुदाया कि ह्योनसू तर्क से परे है, उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। ली ने बताया कि अगर ह्योनसू बारात के अनुरोध पर सफल हो जाता है और अधिकतम निकटता प्राप्त कर लेता है तो वह सबसे शक्तिशाली लोहार बन सकता है और तलवार राजा की तलवारबाजी में निपुण हो सकता है। ताइसुक ने उत्तर दिया कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बारात के निर्णय पर निर्भर करता है। फिर भी ली ने स्वीकार किया कि यह अनावश्यक चिंता जैसा लग रहा था। हालांकि ताइसुक उसकी बातों से चिढ़ गया। अगला दिन आया और ह्योनसू को शाही महल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। उसने मन ही मन सोचा कि वह बारात से अपेक्षा से पहले ही मिल रहा है। महल में महाराज ने उसे संबोधित किया। आमतौर पर पुरस्कार सभी से पहले दिए जाते हैं, लेकिन दुर्घटना के कारण उन्होंने मामले को सरल रखने के लिए समझदारी का अनुरोध किया। उन्होंने एक शस्त्र गुरु के रूप में ह्योनसू की उपलब्धियों को स्वीकार किया और उसे 13,000 स्वर्ण पदकों से पुरस्कृत किया। हालांकि ह्योनसू ने सीधे पूछा कि क्या महाराज उसे ढूंढ रहे थे। सम्राट चौंक गया। कक्ष में अन्य लोग हंबर गुस्से से चिल्लाया। उसे बदतमीज कहा, चेतावनी दी कि घमंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जोर देकर कहा कि सम्राट ने उसे बुलाया ही नहीं था। ह्योनसू ने अपना नाम साफ साफ बताया और खुद को लोहार ह्यून बताया। पूरे हॉल में शोर मच गया, लेकिन सम्राट ने आवाजें बंद कर दी और ऐलान किया कि यही वो मेहमान है जिसका उन्हें इंतजार